हेलो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम आज आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर हम आगे स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने पढ़ा था जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने यूज भी किया था प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने कहा था कि आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो होता क्या है, इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। या पहले समझ लो कि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या, डीपी वेक्टर बाई डी। ठीक है, और ये हम मान लेते हैं कि जो ये कैपिटल पी है वो टोटल लीनियर मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मान लो कि एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो मान लेते हैं एक सिस्टम है जिसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनका मोमेंटम P1, P2, P3 एंड सो ऑन मान लिया। ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम कैपिटल P हो गया। और कैपिटल P क्या मान लिया हमने, कैपिटल P मान लिया हमने P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो टोटल लीनियर मोमेंटम। और यदि हम ये मान के चलें कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स 0 है, इफ टोटल फोर्स ले लो इसको, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज 0, तो क्या होगा, यहां से डीपी वेक्टर बाई डी भी 0 हो जाएगा। डीपी वेक्टर बाई डी भी क्या हो जाएगा, 0। अब किसी क्वांटिटी का यदि डिफरेंशिएशन 0 होता है तो आप अच्छे से जानते हैं क्या होगा, वो क्वांटिटी कांस्टेंट। दिस इंप्लाइज पी वेक्टर बराबर कांस्टेंट, या ये भी लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन, किसके बराबर, कांस्टेंट। या ये भी लिख लो P1 की वैल्यू क्या मान लो, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस एंड सो ऑन, और किसके बराबर, कांस्टेंट। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, if net external force acting on the system of particles, net external force acting on system of particles is 0, then the total linear momentum of the system of particles is constant और कंजर्व्ड, एक ही बात है, कांस्टेंट या कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको हमने प्रूव भी कर दिया। एक चीज और लिख लेना, लेट ए सिस्टम ऑफ हैविंग एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मोमेंटम P1, P2 एंड सो ऑन। ठीक है, हैविंग मास इज M1, M2 एंड सो ऑन, हैविंग वेलोसिटी V1, V2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे P1, P2 क्या है, लेट ए सिस्टम ऑफ n number of particles of masses M1, M2 and so on, having velocities V1, V2 and so on। बस ये, उसके बाद आप ये लिख दें। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको।
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेहद आसान आसान सी बातें हैं और सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि यदि कोई सिस्टम है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, उसके ऊपर नेट फोर्स यदि जीरो है तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, टोटल फोर्स यदि जीरो तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, कांस्टेंट। क्योंकि ये चीजें हम पढ़ चुके क्या कि यदि किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F बराबर क्या होता है dp बाई dt। इसके अंदर यदि नेट फोर्स हम जीरो करेंगे तो dp बाई dt भी आपका जीरो हो जाएगा और dp बाई dt जीरो होगा तो P बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। और P बराबर कांस्टेंट होगा तो P1 प्लस P2 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको यदि न्यूटन के थर्ड लॉ से प्रूव करना चाहो तो एक चीज और भी है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से यदि हम प्रूव करना चाहें, इतना आप लिख लेंगे इसको, वीडियो को पॉज करके। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से यदि प्रूव करना चाहो, मान लेते हैं टू बॉडीज हैं, टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग इनिशियल लीनियर मोमेंटम, इनिशियल लीनियर मोमेंटम P1 वेक्टर एंड P2 वेक्टर, लेट दे कोलाइड। मान लो वो क्या कर गई, टकरा गई। ठीक है, कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन देयर मोमेंटम, हमने क्या कहा था, P1 डैश वेक्टर एंड P2 डैश, मान लिया। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताया था कि ए और बी दो बॉडीज हैं, टकराएंगी, ठीक है, टकराएंगी तो पहले मोमेंटम क्या है, P1, इसका कितना है P2 या सेम डायरेक्शन में मान लो। बाद में क्या हो गया P1 डैश, इसका कितना हो गया P2 डैश, आगे जगह नहीं है मेरे पास, नहीं तो सेम लाइन में लिख देना, एक ही लाइन में P2 डैश, इस तरह से हो गया। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये हमने पढ़ा था, F12 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ F21, ये जानते होंगे हम। भाई ए और बी दो बॉडीज हैं, P1 और P2 उनका इनिशियल मोमेंटम है, टकराने के बाद उनका मोमेंटम हो गया P1 डैश और P2 डैश, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। इसमें आपने क्या पढ़ा था, इसको क्या लिखा था बोलो, डेल्टा P1 बाय डेल्टा T, ये हो गया डेल्टा P2 बाय डेल्टा T, दिक्कत ही नहीं है। ये फर्स्ट बॉडी के अंदर चेंज इन मोमेंटम, ये सेकंड बॉडी के अंदर चेंज इन मोमेंटम। अब डेल्टा T से डेल्टा T क्या हो गया, कैंसल। इसको क्या लिख सकते हैं, P1 वेक्टर माइनस P1 डैश वेक्टर, P2 वेक्टर माइनस P2 डैश वेक्टर, रीअरेंज कर लो। ये आ गया P1 वेक्टर माइनस P1 डैश वेक्टर, इसको ब्रैकेट खोल दो तो माइनस P2 वेक्टर माइनस माइनस प्लस P2 डैश वेक्टर, इसको इधर लेके आ जाओ तो P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर बराबर P1 डैश, ये उधर चला जाएगा तो P1 डैश वेक्टर प्लस P2, और ये आपको ध्यान होगा प्रिंसिपल अभी अभी पढ़ा है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर क्या, फाइनल मोमेंटम। क्या है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। कब, जब नेट फोर्स जीरो होगी, क्योंकि नेट फोर्स का मतलब क्या है, यहां से देखो F12 वेक्टर, इसको इधर ले आओ, प्लस F21 वेक्टर बराबर कितनी,
जीरो। तो बोलो नेट फोर्स कितनी, तो टोटल फोर्स कितनी हो गई यहां से, एफ टोटल जीरो। तो यदि किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर टोटल फोर्स जीरो हो जाए तो उस केस के अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर होंगे। तो ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको आप लिख लेंगे यहां से वीडियो को पॉज करके, और बेहद सिंपल सी एक ही बात याद रखनी है, इफ टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो देन टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड या कांस्टेंट। ठीक है, इतना हमारा हुआ। अब इसकी एप्लीकेशंस है बेहद इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम में भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और पहली एप्लीकेशन है बेहद इंपॉर्टेंट, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन। देखो जब भी कोई गन है, ये कोई गन है, ठीक है, आप बुलेट फायर करोगे, क्या करोगे, एक बुलेट फायर करोगे, ये बुलेट है, ये गन है, जैसे ट्रिगर दबाए बुलेट आगे गई, बुलेट फायर की, तो गन के केस में क्या होता है, गन का क्या होता है बोलो, गन हल्की सी थोड़ी सी क्या आती है, पीछे आती है, तो पीछे आने को ही हम क्या बोलते हैं, रिकॉइलिंग ऑफ ए गन बोलते हैं। व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गन रिकॉइल्स, मतलब रिकॉइल्स का मतलब होता है पीछे आना। इसलिए हर एक सोल्जर को, हर एक सैनिक को ये एडवाइस करा जाता है कि फायर करने से पहले अपने हाथ पर गन को क्या टाइटली पकड़े, अपने इस कंधे पे गन को टाइटली पकड़े, नहीं तो कंधा क्या हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा। तो ये पहली इसकी एप्लीकेशन है रिकॉइलिंग ऑफ गन। क्या लिखोगे, व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन द गन रिकॉइल्स। समझ गए, रिकॉइल्स का मतलब गन पीछे आना, रिकॉइल्स का मतलब क्या है, गन का पीछे आना। मान लो m1 मान लो मास ऑफ बुलेट, v1 मान लो वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ठीक है, m2 मान लो मास ऑफ गन, और v2 मान लो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको v1 वेक्टर मान लो, इसको v2 वेक्टर, क्योंकि v1 इधर जा रहा है, बुलेट आपकी इधर जा रही है और गन आपकी क्या पीछे आ रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां पे अप्लाई करो। यहां पे आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है। तो कैसे आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहां पे अप्लाई करेंगे, खुद लगा के देखना पहले, कैसे आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज करोगे। बताओ इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन कितना है, फायर करने से पहले, बिफोर फायरिंग, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट कितना है,
बिफोर फायरिंग, फायरिंग करने से पहले इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट कितना है? 0। अरे इनिशियल मोमेंट दोनों रेस्ट में है। आफ्टर फायरिंग फाइनल मोमेंटम कितना है? m1 v1 तो किसका हो गया? बुलेट का। और m2 v2 किसका हो गया? गन का। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि दोनों बराबर, दोनों बराबर। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, 0 बराबर क्या आ जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों बराबर। इसको इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, माइनस m2 v2 बराबर m1 v1, और v2 क्या आ जाएगा? माइनस m1 v1 डिवाइडेड बाई m2। यहाँ माइनस लिख लो, वो तो एक ही बात है, माइनस से इधर लिख दो, इधर। ठीक, देखो नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन आया मतलब इसकी वेलोसिटी की और इसकी वेलोसिटी की दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। नेगेटिव साइन शोज दैट द वेलोसिटीज ऑफ फायरिंग बुलेट एंड रिकॉइलिंग गन इज अपोजिट। और मैग्नीट्यूड में ले आओ, केवल मैग्नीट्यूड निकालना चाहो, माइनस हटा देना, v2 लिख देना m1 v1 अपॉन m2। बहुत ही सिंपल सी बात। m1 v1 प्लस m2 v2 को 0 के बराबर पुट करना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। ये पहली एप्लीकेशन है। सेम इसी तरह से जेट प्लेन्स और रॉकेट प्रोपल्सन दोनों के दोनों इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। रॉकेट प्रोपल्सन हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा धुआं नीचे आता है, बहुत ज़्यादा धुआं अर्थ से टकराता है और रॉकेट कहाँ? ऊपर जाता है। तो वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सेकंड एप्लीकेशन इसको लिख लेना। सेकंड एप्लीकेशन इसकी है सेकंड एप्लीकेशन की यदि बात करूं, ये भी लिख दो साथ में, ए सोल्जर इज एडवाइज्ड टू हेल्ड टाइटली द गन टू हिज सोल्जर to his shoulder before firing। फायरिंग करने से पहले अपने कंधे के ऊपर, सोल्जर का मतलब सैनिक हो गया, शोल्डर का मतलब कंधा हो गया, कंधे के ऊपर गन को टाइटली पकड़ लेना चाहिए। ठीक है। तीसरी, रॉकेट प्रोपल्सन की डिटेल में पढ़ाएंगे। एंड जेट प्लेन्स based on principle of conservation of linear momentum। ठीक है। तीन एप्लीकेशन ये हो गई। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ये भी इसी के ऊपर है। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब का फटना। ठीक है। मान लो कितने भी टुकड़े हो जाएं, लेकिन सभी को हम जोड़ेंगे तो टोटल लीनियर मोमेंटम पहले लीनियर मोमेंटम के बराबर ही आएगा। ठीक है।
नंबर 5, जैसे ये पानी है, इसके अंदर यहाँ पे एक बोट है, क्या है, एक बोट है, ठीक है। बोट से यहाँ से आप जंप करोगे किनारे की तरफ, यहाँ पे जैसे ग्राउंड सरफेस है, किनारा है, इसको शोर बोलते हैं, SHORE, शोर। किनारे की तरफ जब जंप करोगे तो बोट कहाँ जाएगी, हल्की सी पीछे जाएगी। ये किसकी एप्लीकेशन है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो when a man jumps out from a boat to the shore, किनारे की तरफ, the boat slightly displaced in backward direction, पीछे की डायरेक्शन में जो बोट है वो हल्की सी डिस्प्लेस्ड होती है। ठीक है, एक स्पेसशिप के अंदर भी है। स्पेसशिप के अंदर जब ग्रेविटी नहीं होती तो किसी आदमी को यदि मूव करना होता है तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो कोई चीज फेंकता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है और उसकी एप्लीकेशंस है। एक सिंपल सा क्वेश्चन में लिखा है 30 ग्राम बुलेट लीव्स ए राइफल, एक राइफल को लीव कर गई विद ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझ आ गई, एक बुलेट का मास कितना है, लिख लिया करो साथ साथ, बुलेट का मास है m1 30 ग्राम, और क्या बताया था, ग्राम के किलोग्राम भी बदल दिया, चेंज कर लिया करो। 30 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा, -3 किलोग्राम। कितनी वेलोसिटी से मूव कर गई, v1 बराबर कितना, 300 मीटर पर सेकेंड, ये भी लिख लिया। एंड द राइफल रिकॉइल्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड। राइफल रिकॉइल का मतलब पीछे आई, कितनी वेलोसिटी से, 0.6, और अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या लिख दो, माइनस। क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ राइफल। क्या जानते हैं हम, v2 बराबर -m1 v1 डिवाइडेड बाई क्या, m2। ठीक है, यहां से हमें निकालना क्या है, मास ऑफ राइफल निकालना, m2 निकालना। m2 क्या है, मास ऑफ राइफल या गन हुआ। m2 यहां से सोल्व कर लो तो m2 आ जाएगा -m1 v1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, v2। वैल्यूज पुट कर लो, m1 की वैल्यू है 30 गुणा 10 की पावर -3, माइनस बाहर है तो माइनस लिख दो। v1 है 300 और v2 है कितना, 0.6 माइनस का, तो माइनस से माइनस काट, मैग्नीट्यूड लो तो माइनस, फिर इसमें मत लेना उसमें मत लेना, ठीक है, क्योंकि मास कभी नेगेटिव होगा नहीं। अब इसको सोल्व कर लो तो m2 कितना आ गया, देखो 10 की पावर -3 है, 1 2 और 3, ये हट गई 0.6 से इसका डेसिमल हटा लो तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10। 3 से 3 दूनी 6, 2 से 2 पंजू 15, 2 पंजू 10, तो कितना आ गया, 5 × 3 15 हो गया, 5 के 15 किलो। ये मास ऑफ राइफल होगा। ठीक है, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, डिस्कस किया हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर। आसान सी बात थी। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप लिख लेंगे। पहले वीडियो को ध्यान से पूरा देख लिया करो, उसके बाद नोट्स बनाओ, तब पॉज करके साथ साथ लिख लिया करो। ठीक है, पहले इनिशियली पहला वीडियो पहले तो आधे घंटे का है, 35 मिनट का, 40 मिनट का पूरा देख लो। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार आपको नोट्स बनाने होंगे।
क्योंकि पहली बार तो साथ साथ नोट्स बनाएंगे, समझ में हो सकता है दिक्कत आए, या जैसे टॉपिक पूरा हो जाए, सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो तो वहां पे पहले नोट्स बना लो, इस तरह से कर लो कि भाई टॉपिक हो गया पहले वो लिख लो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स लिख लो, तो आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिख दिया है मैंने, बुलेट ऑफ मास 7 ग्राम, एक बुलेट जिसका मास कितना है 7 ग्राम, इज फायर्ड इनटू, थोड़ा सा हटके है, फायर्ड इनटू ए ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ वेइंग, वेइंग का मतलब मास ही होता है, वेट तो mg होता है बट वेइंग में मास ही होता है, 7 किलोग्राम है। द ब्लॉक इज फ्री टू मूव, जैसे ये एक ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास 7 किलोग्राम है, यहां से एक बुलेट है जिसका मास 7 ग्राम है, और v वेलोसिटी से मान लो वो इसकी तरफ आ रही है, v1 वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रही है, और v1 वेलोसिटी के बाद इसके अंदर वो धस गई, ठीक है, और धसने के बाद वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड द ब्लॉक, देखो आफ्टर द इंपैक्ट, धसने के बाद जो इसकी वेलोसिटी होगी, टोटल वेलोसिटी होगी कैपिटल V मान ली, दोनों की, बुलेट प्लस ब्लॉक दोनों की है, सेम है, धस गई तो, और वो है हमारी 70 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको बदल लो मीटर पर सेकेंड में तो 0.7 मीटर पर सेकेंड आ गया। भाई 1 सेंटीमीटर होता है हमारा क्या, 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 की पावर -2 लगाओगे तो 0.7 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका को भी बदल लो तो m1 है 7 ग्राम, तो कितना आ गया ये 0.007 किलोग्राम आ गया, क्योंकि 7 इंटू 10⁻³ आएगा। अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये v1 निकालना है, v1 निकालना है, पहले खुद ट्राई करेंगे, ठीक है, पहले खुद ट्राई करेंगे, उसके बाद सुन लो, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, ये लिखना है बस। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड ब्लॉक क्या आएगा, m1 v1 प्लस क्या है 0, क्योंकि इनिशियली तो ब्लॉक क्या है रेस्ट में है, हो गया, बराबर इसका टोटल मास कितना हो गया, इसका मास मान लेता हूं m2 है, तो m1 प्लस m2, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अरे टोटल मास क्यों लिया, क्योंकि जब बुलेट इसके अंदर ही इंपैक्ट हो गई तो टोटल मास हो गया ना, बुलेट का मास कितना है m1, ब्लॉक का मास कितना है m2, तो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, तो टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2, और कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं v वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, v1 निकाल दो, ये तो 0 तो कोई दिक्कत ही नहीं, हटा दो, तो v1 बराबर क्या आएगा m1 प्लस m2 इंटू v डिवाइडेड बाई क्या आएगा m1। यहां से आपका v1 कितना हो गया, सोल्व कर लेना, 0.7 प्लस, सॉरी m1 है 0.007 प्लस 7 इंटू v है कितना 0.7 डिवाइडेड बाई m1 कितना है 0.007, सोल्व करते हैं तो 7.007 इंटू 0.7 007, यहाँ से ये मत काट देना, अभी ऐसा कर दो, ठीक है, हाँ डेसिमल हटा के सोल्व कर दो, इसका डेसिमल हटाएगा तो नीचे 10, इसका डेसिमल हटाएगा तो ऊपर 1000, एक 0 कट गई, 7 से 7 कट गया, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, 700.7, ये आंसर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसकी बेहद एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कौन सी, रिकॉइलिंग ऑफ गन, उसके ऊपर में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस करे। एक टॉपिक और डिस्कस कर देता हूं इसी वीडियो के अंदर, ये आप कर लेंगे, ठीक है, कि न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं उसको। न्यूटन सेकंड लॉ
second law is the real law of motion. हमने तीनों लॉज पढ़ लिए, फर्स्ट भी, सेकंड भी और क्या थर्ड भी। और सेकंड लॉ से क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ को भी प्रूव कर देते हैं और सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को भी प्रूव कर देते हैं। इस वजह से इसको रियल लॉ कहा जाता है, बिकॉज बोथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ, इसलिए इसको रियल लॉ कहा जाता है। आपसे पूछे कि सेकंड लॉ को रियल लॉ क्यों कहा जाता है, तो आप क्या जवाब दोगे कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ दोनों के दोनों सेकंड लॉ के अंदर कंटेन्ड करते हैं। इसका मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ को लेकर करके हम फर्स्ट और थर्ड दोनों प्रूव कर सकते हैं। तो पहली चीज लिख रहा हूं, न्यूटन फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ लेकर के चलना है, फर्स्ट लॉ प्रूव करना है। कैसे? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या जानते हैं, F इज इक्वल टू एम में ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, V बराबर क्या होता है U प्लस 80। तो 80 किसके बराबर आ गया, V माइनस यू, तो A आ गया V माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या, T। पुट कर दो यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, M इंटू V माइनस यू डिवाइडेड बाई। यदि F की वैल्यू 0 ले ले, F की वैल्यू 0 ले ले, तो M बाई टी तो 0 होगा नहीं, तो किसको 0 होना पड़ेगा, V माइनस यू को। तो V बराबर क्या आ गया, U। मतलब यदि U 0 तो V भी 0, U 5 तो V भी 5। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज इफ ए बॉडी, या सीधा लिख दो, विच इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। यहां से आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिख देना, यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या लेकर के चले, सेकंड लॉ लेकर के चले। क्या प्रूव कर दिया, फर्स्ट लॉ प्रूव कर दिया। तो फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ। इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि थर्ड लॉ भी कंटेन करता है सेकंड लॉ में। थर्ड के लिए प्रूव करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ कंटेन्ड इन न्यूटन सेकंड लॉ। वो देखो, F इज इक्वल टू क्या जानते हैं, dp बाई dt जानते हैं, यही जानते हैं सेकंड लॉ से। F इज इक्वल टू dp बाई dt। A और B वो तो वो जो कर दिया वो सेम है, A और B दो बॉडीज ले ली, इसका मोमेंटम P1 है, इसका P2 है, दोनों टकरा गई, टकराने के बाद अलग अलग हो गई, इसका P1 डैश है, इसका P2 डैश है। ठीक है, सेकंड लॉ तो ये हम जानते ही हैं, साथ साथ एक चीज और जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्या बताया था, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर बराबर होगा P1 डैश प्लस क्या, P2 डैश। हो गया, इसको इधर ले आओ, P1 वेक्टर माइनस P1 डैश, ये उधर चला गया, तो माइनस P2 वेक्टर प्लस P2 डैश, माइनस बाहर ले लो,
तो P2 माइनस वो तो जो आपने कर रखा है सेम लिखना है। ये आ गया डेल्टा P1, ये आ गया डेल्टा P2, दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर दो, ये यूज कर लो। सेकंड लॉ हमने यहाँ पे यूज करा है, तो सेकंड लॉ की हेल्प से ही हमने प्रूव कर दिया थर्ड लॉ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड लॉ क्या है, रियल लॉ है। तो इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे दो चीजें डिस्कस कर ली हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेंगे, फेयर नोटबुक के अंदर अपना काम पूरा करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।